हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज मैं चैप्टर तीसरा रासायनिक बल गतिकी को लिखाने वाला हूं और इस पर जो भी प्रश्न बन सकते हैं वो आपके सामने लाने वाला हूं। ठीक है, तो आज मेरे साथ बने रहिए क्योंकि आज वो प्रश्न लेके आया हूं जो अक्सर यूपी बोर्ड में पूछे जाते हैं और उम्मीद है इस बार भी पूछे जाएंगे। ठीक है, तो हम देख लेते हैं आज का पार्ट का लेसन जो आपका रासायनिक बलगतिकी चैप्टर 3 है, रासायनिक बलगतिकी। अब इसको पहले हम इसको ही समझ लेते हैं आखिर रासायनिक बलगतिकी क्या होती है। ठीक है, तो इसमें हम लिख लेते हैं रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं की दर व उनको प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है। रासायनिक, जैसे आप बता सकते हैं इसमें किसका अध्ययन किया, जैसे आपका सांद्रता हो गई, आपका ताप हो गया, आपका दाब हो गया, आपका उत्प्रेरक हो गया आदि का अध्ययन किया जाता है। रासायनिक बलगतिकी कहलाता है। रासायनिक बलगतिकी कहलाता है। तो देख पा रहे हैं अपने इसकी डेफिनेशन लिख रखी है इस पे, और किस प्रकार से इसमें बिल्कुल आसान ये डेफिनेशन है, आसान से इसे आप तैयार कर सकते हैं। देख लीजिए किस प्रकार से हम देखकर इसे आपको समझाते हैं। ठीक है, रसायन विज्ञान की वह शाखा। ठीक है भाई, किसी के डेफिनेशन है उसके बारे में बताना, तो रसायन विज्ञान की शाखा में उसका जिक्र हुआ है। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को हम वेग भी बुला सकते हैं, दर या वेग, व उनको प्रभावित करने वाले कारकों का। अब कारक कैसे हो सकते हैं आपके कारकों का, देखो अध्ययन किया जाता है। अब अध्ययन किया जाता है कारकों, जैसे अभी देखो यहाँ पे देख लीजिए, अब मैंने यहाँ पर भी लिखा अध्ययन किया जाता है और यहाँ पर भी लिख दिया अध्ययन, तो आप इतनी लाइन को इरेज कर सकते हैं, ये वाली लाइन 2 बार मैंने लिख दिया। ठीक है, अब फिर से देख सकते हैं रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं की दर व उनको प्रभावित करने वाले कारकों का, जैसे सांद्रता, ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि का अध्ययन किया जाता है, रासायनिक बलगतिकी कहलाता है। अब जैसे हम बता रहे हैं, जैसे भी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है या जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया कराई जाती है, तो आप उसमें अभिक्रिया में देख लेना, या तो उसमें आप टेम्परेचर या दाब या उसकी सांद्रता को जरूर यूज करते हैं, और उत्प्रेरक को भी आप यूज कहीं ना कहीं कर लेते हैं। ठीक है, अब ये जरूरी नहीं कि सारी चीज़ एक अभिक्रिया में ही यूज हो जाए,
कोई अभिक्रिया में कोई चीज़ यूज होने वाली है तो कोई किसी अभिक्रिया में कुछ चीज़ यूज होना। जैसे मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, जैसे ए और बी रिएक्शन सी व डी, C+D, ठीक है। अब मैं ये कहूँ कि ये इनकी दर कितनी है, इसकी दर कितनी ले रखी है आपने, जो भी जितने भी ग्राम ले रखी हो या इसकी जितने भी ग्राम रखी है, ये दोनों अभिकारक होंगे। अभिकारक का ये दोनों मिलेंगे तो इसका क्या कॉल बनाएगा, अभिकारक का सांद्रण, अभिकारक का सांद्रण बन जाएगा इसका। अब ये जब रिएक्शन करेंगे तो कहीं ना कहीं या तो आप इसे गर्म करके रिएक्शन कराएंगे या इस पर एक दाब देकर रिएक्शन कराएंगे या किसी ना किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में इसका रिएक्शन करवाएंगे। देखो अगर मान लीजिए मैंने कोई एक उत्प्रेरक ले लिया, जैसे मैंने ले लिया ई उत्प्रेरक ले लिया आपका। अब ई का जो काम होता है वो उत्प्रेरक का काम है, ये क्या कर रहा है, उत्प्रेरक काम। अब उत्प्रेरक होता क्या ये भी समझ लो। उत्प्रेरक का काम मात्र इतना होता है कि ये अभिक्रिया की दर को और बेहतर बनाएगा, जिससे कि जो अभिक्रिया है वो अच्छे से कंप्लीट हो जाए और जो भी बने उत्पाद, जो भी तुम्हारा उत्पाद बने वो अच्छे से अपने सफल प्राप्त हो जाए, अपनी सफलता प्राप्त करके उत्पाद बने। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी उत्पाद बनेगा वो एकदम करेक्ट और सही से बने, किसकी वजह से, उत्प्रेरक की वजह से। उत्प्रेरक और मेन उत्प्रेरक का काम ये होता है कि ये रासायनिक अभिक्रिया की दर को शीघ्र कराने का काम करता है और जिससे कि ये अभिक्रिया आसानी से हो सके और जो हमें उत्पाद प्राप्त होता है वो भी हमें सही से उत्पाद प्राप्त हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसकी एक खास बात होती है, ये उत्प्रेरक स्वयं भागीदारी नहीं लेता है। अगर स्वयं भागीदारी लेगा तो कहीं ना कहीं इसके साथ भी प्लस हमें ई देखने को मिलेगा। तो ये सिर्फ इसको सहारा देगा कि चलो भाई मेरे से होते हुए आप अभिक्रिया कर लीजिए, मैं आपकी अभिक्रिया करवा देता हूँ, जो भी उत्पाद बनेगा आप ही बनाइए, मैं उसमें शामिल नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये क्या करता है, इसको ताकत देता है कि चलो अभिक्रिया करो। उत्प्रेरक का काम क्या होता है, इसको एनर्जी देना, इससे कि अभिक्रिया बहुत आसानी से हो जाए और सही से हो जाए, ठीक है। सीधी गति ये अभिक्रिया की गति को बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। इस प्रकार से अगर मैं ये कहूँ उत्प्रेरक ना लेकर कहीं ना कहीं हमने ताप ले लिया 300 डिग्री सेल्सियस का, तो कहीं ना कहीं ये अभिक्रिया को जब तुम इन दोनों को मिलाओगे तो गर्म करोगे, गर्म करने के बाद ही ये सब कुछ प्राप्त होने वाला। तो टेम्परेचर का काम ये होता है। अब जैसे मैंने कि कोई गैस ले ली, अब गैस जो घुलनशील हो, मतलब कम मात्रा में घुलती है और उनको हमें ज़्यादा घोलना है, अगर उनको हमको ज़्यादा मात्रा में घोलना हुआ तो कहीं ना कहीं हमें एक दाब देना पड़ता है। ज़्यादा मात्रा में घोलने तो दाब दोगे तो कहीं ना कहीं वो गैसें आराम से घुल जाएंगी, ठीक है। तो दाब एक देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से आपने रासायनिक बल गति को समझ लिया और उसकी डेफिनेशन और विद एग्जाम्पल के सहित आपने रासायनिक बल गति को आसानी से सीख लिए। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न का वेग के आधार पर अभिक्रिया के प्रकार आप लिखते हैं। हम उम्मीद करता हूँ स्क्रीनशॉट सभी ले लेना, ठीक है। वीडियो को रोककर स्क्रीनशॉट जरूर लेना। तो क्या है अगला कि वेग के आधार पर अभिक्रिया के प्रकार। अगली हेडिंग क्या है, वेग के आधार पर, सभी लिखते रहिए, आधार पर अभिक्रिया के प्रकार। अभिक्रिया के प्रकार वेग के आधार पर अभिक्रिया के प्रकार। वेग के आधार पर अभिक्रिया के प्रकार, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसके आधार पर अभिक्रियाएं आपको 3 प्रकार में डिवाइड की गई। इसके आधार पर अभिक्रिया आपको 3 भागों में डिवाइड की गई। जैसे आप बता सकते हैं पहले तीव्र अभिक्रिया, पहले इसमें क्या आती है, तीव्र अभिक्रिया। दूसरी आती है अति मंद अभिक्रिया, अति मंद अभिक्रिया। और तीसरी आती है मंद अभिक्रिया, मंद अभिक्रिया, मंद अभिक्रिया।
अब मंद, इसमें अति मंद मतलब बहुत समय लगता है, इसमें मंद तो कहीं ना कहीं थोड़ा समय लेगी अपक्रिया। और ये तीव्र, अब जैसे हम इसकी परिभाषा लिखें, ये रासायनिक अपक्रिया बहुत जल्दी होगी। क्या बताएंगे आप? ये रासायनिक अपक्रिया कुछ ही रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कुछ ही सेकेंडों में संपन्न हो जाती है। ठीक है, अब जैसे बता सकते हो, अभी हमने कल ही बताया था, जैसे आप बता सकते हो, जैसे आपने दूध में पानी मिलाए तुरंत ही पानी सफ़ेद हो जाता तुरंत ही, तो ये कुछ ही समय में अभिक्रिया हो गई है, कुछ ही सेकंडों में अभिक्रिया डाला तुरंत अब उसने क्रिया कर दी। अब जैसे आपने देखा होगा पानी में जब आप इनो डाल दो तुरंत ही क्रिया हो जाती है, मतलब तुरंत ही जो क्रिया होगी वो कुछ ही सेकंडों में कंप्लीट हो जाएगी, वो आपकी क्या कहलाएगी? अति तीव्र अभिक्रिया। ठीक है, तीव्र अभिक्रिया। अब बात करते हैं अति मंद अभिक्रिया। इसमें इस अभिक्रिया को हम कह सकते हैं काफ़ी समय लगता है, महीने भी लग सकते हैं, साल भी लग सकते हैं। जैसे आप बता सकते हैं लोहे में जंग लगता है, तो इस अभिक्रिया को जो भी समय लगता है, ठीक है, इस अभिक्रिया को ये नहीं कि हम कई वर्ष महीने में हो जाए, ये जरूरी नहीं, हम इस कह सकते हैं यह अभिक्रिया महीनों वह वर्षों में कंप्लीट होती है, वह वर्षों में संपन्न होती है, संपन्न होती है। तो आप बता सकते हैं कि यह अभिक्रिया महीनों या वर्ष भी लगा सकते हैं। जैसे लोहे में जंग लगना, आप बता सकते हैं लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना। ठीक है, इस प्रकार से ये अभिक्रिया। अब लोहे को आपने जब खुला छोड़ दिया तो याद रखना, जब लोहे जंग पकड़ता तो नमी और वायु की वजह से ही लोहा जंग पकड़ता है। ठीक है, अगर लोहा को हम पेंट करके अगर सही सुरक्षित रख दें तो वो जंग नहीं पकड़ेगा। ठीक है, इस प्रकार से तो ये हमें जब भी लोहे में जंग लगता है तो हमें नहीं पता चलता है वो कब जंग लगा उसमें, कब नहीं लगा, लेकिन हमें आँखों से उसमें कुछ भी अभिक्रिया होती नहीं दिखती। वो किस समय, महीने में हो सकता है, 2 महीने लग जाएं, 3 महीने हो सकता है, 1 साल लगता है जंग लगते लगती। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे कि इस वजह से ये अभिक्रिया आपकी क्या कहलाएगी? अति मंद अभिक्रिया, जिसमें बहुत सारा समय लगता है। ठीक है, अब इसकी बात कर लें मंद अभिक्रिया की। यह अभिक्रिया कुछ घंटों में संपन्न हो जाती है। अब हो सकता है 1 ही घंटा में हो जाए, आधी घंटा में हो जाए, 4 घंटे लग जाए, तो कुछ घंटों में ही जो अभिक्रिया संपन्न हो जाएगी वो मंद अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक, कुछ घंटों में ही संपन्न हो जाती है, मंद अभिक्रिया कहलाती है, मंद अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, अब बताओ कुछ घंटों में कौन सी क्रिया हो सकती है? जल्दी बताइए, कहो कहो क्या कहना है, बताओ बताओ क्या सुनना है, बोलिए, इसका क्या हम बताएं? बताओ कुछ घंटों में, कुछ समय में। ठीक है, बताओ क्या कह सकते हैं? कि पानी का वाष्प बनना, कुछ समय में वाष्प बनकर पानी उड़ सकता है। मैं भी तुक्का मार के बता रहा हूँ कि क्या, मैंने भी अभी बुक में नहीं देखा उसमें आखिर क्या लिखा है, बस माइंड से ही बता रहा हूँ कि आखिर क्या। और सोचो और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, बताओ। 1 सेकंड वीडियो देख लें सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ओके, दिख तो सही रहा है।
राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है। बताइए बताइए, बताओ बताओ, जल्दी बताओ। अभी चलो, जल को तुमने बाष्प बना दिया, दूसरी और बताओ, दूसरी क्या हो सकती है अभिक्रिया। अगर ये कहूँ कि आप कुछ बना रहे हो घर पे, आई थिंक चाशनी वगैरह, तो उसमें भी समय लग सकता है, घंटे लग सकते हैं, आधा घंटा लग सकता है, ठीक है। तो ये भी इस प्रकार से हो सकता है। मेरे को भी आइडिया नहीं आ रहा है ज़्यादा से ज़्यादा, तो इस प्रकार से आप बता सकते हो जो अभिक्रिया कुछ घंटों में संपन्न हो जाए वो आपकी अति मंद अभिक्रिया होती है, ठीक है। इस प्रकार से आप बता सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न होगा, अभिक्रिया की दर या वेग। अभिक्रिया की दर या वेग, कितना मिनट हो गया वीडियो को? 16 मिनट हो गया। अभिक्रिया की दर या वेग, चलो आज के लिए इतना ही, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करने वाले हैं। अभिक्रिया की दर या वेग कल जो पढ़ाने वाले हैं वो होगा अभिक्रिया की दर या वेग। तो कल के लिए जो प्रश्न है आपका IMP प्रश्न है ये, अभिक्रिया की दर या वेग। इस प्रश्न को कल हम समझाने वाले हैं, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।